पहला क्वेश्चन है कि हम डबलिंग फार्मर इनकम की बात तो कर रहे हैं जी, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हम डबलिंग फार्म आउटपुट भी करेंगे बाय 2022? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकम और आउटपुट में बहुत फ़र्क है। आउटपुट को 6-7 साल में दुगना करना नेशनल लेवल पे लगभग असंभव के बराबर है। इसीलिए हमने जो डबलिंग फार्मर इनकम का रोड मैप दिया है उसमें एक क्लियरली कहा है कि 1/3 जो इंक्रीज़ आएगी फार्मर की इनकम में वो नीतियों के बदलाव से और सुधारों से आएगी। जैसे अब हम देखते हैं कि जो किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइस कई जगह नहीं मिलते या जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, तो एक जो उसमें हमने लिया है कि 1/3 जो गेन आना है वो उनको बेटर प्राइसेस के थ्रू आना चाहिए। दूसरा जो आउटपुट ग्रोथ हमने उसमें कहा है वो ये है कि आउटपुट की जो प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ है वो यदि 4-4.5% भी हमें मिल जाए तब भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखोगे कि 60% लैंड ऐसी है जो 7-8 महीने बिना क्रॉप कवर के ही रहती है, तो क्योंकि क्रॉप इंटेंसिटी इतनी कम है, तो वो एक तरीका है कि जिससे हम एरिया एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमने उसमें ये उसको किया कि जो हमारे डिमांड पैटर्न है वो अब बदल रहे हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ आगे 1.5% से भी कम है, और जो सीरियल अनाज जो है उनका जो इंटेक है वो प्रति व्यक्ति बढ़ नहीं रहा, एक स्थिर सा हो गया है। तो हमारी फ्यूचर में सीरियल की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फल, सब्जियां, दूध, अंडे, उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो कई बार डाइवर्सिफाई करके कि आप जहाँ गेहूँ पैदा कर रहे हैं उसके कुछ क्षेत्र में गेहूं की बजाय आपने फल और सब्जी किया जिसकी डिमांड बढ़ रही है, तब भी वो इनकम उस एकड़ से कई बार 4-4 गुना हो जाती है हाई वैल्यू क्रॉप से। तो ये कुल मिला के ऐसा नहीं है कि हमें उत्पादन को डबल करना है, क्योंकि यदि उत्पादन को हम सोचें वो डबल हो जाए तो वो तो फिर प्राइसेस को इतना डिप्रेस कर देगा कि आपका जो गोल ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम है वो भी अचीव नहीं होता। तो इसमें कई चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसानों को बेटर प्राइसेस देना, इवन जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि जितने जो किसान हैं वो काफ़ी खेती से दूसरे ऑक्यूपेशन में भी जा रहे हैं। जी जी जी। तो जब एक इनकम कम लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो भी एक प्रति व्यक्ति उसका जो आय है उसमें वृद्धि होती है। फिर बहुत सी संभावनाएं बनती हैं पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन में। अभी क्या है कि कई बार किसान गोभी के पत्ते भी नहीं तोड़ते, मंडी में ऐसा आ जाता है, उनको तो लगता है कि मेरी लेबर बच गई, पर वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि यदि आप पत्ते तोड़ के लाए होते तो शायद आपको जो आपकी लेबर का खर्चा वहाँ पत्ते उतारने का होना था उससे ज़्यादा आपकी कंपनसेशन प्राइस में हो जानी थी। तो बहुत से स्कोप है वैल्यू एडिशन एट फार्म, ग्रेडिंग करके लाइए। अब कई बार किसान सोचते हैं कि मेरा छोटा छोटा आलू जो है वो भी बड़े आलू में गया तो मेरे को एक अच्छा रेट मिल जाएगा। जब प्राइस कोई सेलर देता है तो उसकी टेंडेंसी बायस होती है टुवर्ड इन्फीरियर, वो इन्फीरियर को ज़्यादा वेट देता है प्राइस देते हुए कंपेयर टू सुपीरियर। तो यदि किसान ग्रेडिंग करके लाता है, 2 अलग अलग लॉट लाता है कि ये ए ग्रेड है और ये बी ग्रेड है, तो उनको जैसे एप्पल है कि वो लार्ज को अलग से लाते हैं, मीडियम को अलग से और स्मॉल को अलग से। तो यदि वो तीनों को मिक्स करके लाएं तो एवरेज प्राइस उनको जो मिलेगी उससे रियलाइजेशन बेटर नहीं होगा। तो एक अपने फार्म पे इसको ग्रेडिंग करना, और धीरे धीरे हम इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि थोड़ी सी और भी यदि प्रोसेसिंग वहाँ पर हो जाए और किसानों को और जो लेने वाले हैं प्रोड्यूस, यदि उनके डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट हो जाएं, तो इसीलिए हम मार्केट रिफॉर्म स्टेट्स को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप मार्केट रिफॉर्म करिए, ताकि जो डायरेक्ट बीच में से काफ़ी जो इंटरमीडिएरी प्रोड्यूस ले जाते हैं तो उसका बेनिफिट किसानों को और उनको हो।
तो ये डबलिंग फार्म इनकम 7 साल के पीरियड में करना एक चुनौतीपूर्ण विषय है। तो इसको हम केवल हमें उत्पादन बढ़ाकर हासिल करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। उत्पादन का भी बढ़ाना है, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है। इसके दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे भी जो है हम करेंगे, तभी ये जो है हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। सर, अगर हम फार्मर्स को बोल रहे हैं कि ठीक है हमें ज़्यादा प्राइस में अपना सामान हम आप बेचें, तो उससे क्या हमारे इन्फ्लेशन पे कोई असर पड़ेगा क्या, फूड इन्फ्लेशन पे? वो ऐसा होता है कि यदि एक अक्रॉस दी चेन जैकअप होता है तब डेफिनेटली प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हमने जो ये कहा है कि आप वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करके उसको कम्पैक्ट बना के उसमें से अननेसेसरी इंटरमीडियरी को हटा के, अभी आप देखिए आज का आप देखिए कि आज मूंग, आज जो माश है मध्य प्रदेश जहाँ वो आना शुरू हो गया, वहाँ की मंडियों में किस रेट में बिक रहा है, तो आप पाएंगे कि वो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से भी नीचे बिक रहा है। लेकिन आप यदि यहाँ मंडी में जाएं, बाज़ार में जाएं उसको ख़रीदने के लिए, तो आपको 80 रुपये 90 रुपये क्विंटल से के किलो से कम में नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि किसान से लेकर रिटेल तक 6 से 7 इंटरमीडियरी हैं और 6 से 7 ट्रांजैक्शन है। हर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट ऐड होता है, हर ट्रांजैक्शन का मार्जिन, नेट मार्जिन होता है जो उस ट्रांजैक्शन में है। तो क्या हम एक इतनी बड़ी जो एक चैनल है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को 6-7 से कम करके 3 में कर सकते हैं? तो इससे फिर आप देखते हो कि जब आपकी वैल्यू चेन एफिशिएंट होती है और कम्पैक्ट होती है, तब आपके पास काफ़ी स्कोप रहता है प्राइस स्प्रेड को कम करने का, ताकि जैसे आप 40 से 80 है तो आप जो है जैकअप करते हो कि 40 की बजाय किसान को 50 मिले, और जो कंज्यूमर है वो 80 की बजाय 75 या 70 पे करे। मतलब दोनों तरफ से फायदा उसको ये वैल्यू चेन से और कंपटीशन से आता है। इसीलिए जो है कई बार ये रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन वगैरह इनकी भी बातें होती हैं, और डायरेक्ट सेल बाय फार्मर टू कंज्यूमर इनकी बातें होती हैं, उसमें काफ़ी स्कोप है। गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट या कुछ इस तरीके का पॉलिसी जो हम इन्वॉल्व कर सकें, ऐसा कुछ फ्रेमवर्क में है? नहीं, ऐसा होता है कि कई जगह तो उनके एक्सेसिव प्रॉफिट होते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, उनको एडजस्ट करने चाहिए उसमें। तो ये नहीं होता कि वो लोग जो है सडनली उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, वो कहाँ जाएंगे। एक तो ये होता है कि जब चेंज आती है तो जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं वो भी अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, वो भी परिवर्तन लाकर अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस सिस्टम के साथ, अपने आप को एफिशिएंट बना लेते हैं। ये देखिए, जब यहाँ पहले केंटकी ये फ्राइड चिकन और इस तरह की बाहर से फर्म्स आई थी, तो हमें ये चिंता हो गई थी कि जो हमारे होटलों वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उनके कंपटीशन आने से हमारे जो अपने लोकल सेलर थे, उन्होंने अपने मेथड इवॉल्व किए। तो अब आप जाइए किसी भी हाईवे पे, केंटकी फ्राइड चिकन बंद हो रहे हैं, मैकडोनल्ड का नंबर कम हो रहा है, लेकिन जो हमारे इंडिजिनस हैं उन्होंने उनके मेथड को देखकर वही तरीका अडॉप्ट किया, उनका नंबर बढ़ रहा है। बीकानेर वाले का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, और जो बाहर वाले थे वो इंडिजनाइज हो रहे हैं कि नहीं, हमें इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से और यहाँ के उसके हिसाब से इसको जो है एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ें आती हैं कंपटीशन से। सर, और एक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत बारी मेंशन किया है, फार्मर्स इनकम इन रियल टर्म इज़ नॉट इक्वल टू इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसका डिफरेंस, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो होता है कि फार्मर इनकम एट नॉमिनल प्राइस। जैसे कई लोग कह देते हैं कि जी आप क्या बढ़ा रहे हो, यदि इन्फ्लेशन 10% है तो इनकम अपने आप ही 7 साल में डबल हो जाएगी। यदि किसी चीज़ पे 10% इंटरेस्ट है, 10.5% इन्फ्लेशन है, तो 7 साल में वो डबल हो जाएगी। जैसे किसान विकास पत्र होते थे 6.5 साल में डबल, जब उन पे इंटरेस्ट रेट 10.7% था। तो ये तो होता है कि प्योरली इन्फ्लेशनरी। फार्मर की डबल इनकम करना इन्फ्लेशन को लेकर नहीं है, वो ये है कि उसको एक रियल टर्म में इनकम डबल करना जिसमें इन्फ्लेशन का अफेक्ट ना हो। मैंने कांस्टेंट और रियल को ऐसे डिफरेंशिएट किया, जब हम इकॉनमी में किसी चीज़ का ग्रोथ देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई
मनी वैल्यू टर्म में ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से भी आ सकती है, इसलिए हम एक फिक्स्ड साल की प्राइस ले लेते हैं कि देश में जितना भी उत्पादन हुआ वो 2004-05 की प्राइसेस पे, या अब 2011-12 बेस हमारा आ गया, यदि हम 2011-12 की प्राइसेस पे ही सारे को एस्टिमेट करें तो उसमें क्या ग्रोथ हुई, इसको हम कहते हैं ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर की। ये पूरी इकॉनमी के लिए इस तरह की कैलकुलेशन जो है इट मेक ए सेंस, उसका वो पर्पस सर्व करती है कि जो आप ग्रोथ बता रहे हो कि हमारा जीडीपी या नेशनल इनकम 5% से ग्रो हुआ एट कांस्टेंट प्राइस, तो वो सचमुच में 5% से ग्रो होता है। लेकिन जब हम अक्रॉस सेक्टर जाते हैं या फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ों की कीमत अलग अलग रेट से बड़ी होती है, ठीक है ना, वहाँ वो एक ही नहीं होते। तो वहाँ पर यदि हम 4-5 या 11-12 की ही प्राइस से लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल तो हमारी प्राइसेस में इन्फ्लेशन 6% है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन है वो 4% है या 8% है। तो यदि वो एग्रीकल्चर की प्राइसेस दूसरी इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा है तो वो किसान की रियल इनकम में 2% ज़्यादा ऐड होगा। और यदि वो 2% कम है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन 6% है लेकिन किसान को जो कीमतें मिली वो 4% ही बढ़ी, तो तब उसकी जो इनकम है वो 2% डिस्काउंट हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंस है कि रियल इनकम का मतलब है कि इसको इन्फ्लेशन न्यूट्रल बना देना, रखना करंट प्राइस है लेकिन करंट प्राइस को इन्फ्लेशन न्यूट्रल बना देना, उसमें से इन्फ्लेशन से को हटा देना। कांस्टेंट प्राइस होता है कि जो पुरानी एक बेस ईयर की प्राइस है उस पे कैलकुलेट करना। तो सर हम 2011-12 के बेसिस पे 2020 में डबलिंग कर रहे हैं फार्मर्स के 16-17 के बेस पे, 16-17 के बेस क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 15-16 के आधार पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 16 में ये स्लोगन दिया था ना, क्या उनकी इनकम को हम डबल कर सकते हैं। तो जब वो फरवरी में ये अपना गोल मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस समय को ही बेस लेंगे। हाँ, कि एग्रीकल्चर ईयर 15-16 में हमारा क्या बेस था। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट है, कितना एलोकेशन है? एग्रीकल्चर में दो तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करती है, एक जिसको हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर और दूसरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। नॉर्मली लोग एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखते हैं जो कृषि मंत्रालय का बजट है उसमें कितना दिया गया, सेंटर में और स्टेट्स में। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन है उसमें मेनली इरिगेशन, लैंड रिलेटेड और एग्रीकल्चर सर्च रिलेटेड रिसोर्स एलोकेशन ही होती है। बहुत सी एलोकेशन जो मंडियों पे होती है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है, वो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री में नहीं दिखाई जाती, वो दूसरी जगह से आपको स्प्रेड होती है वो क्रॉस मिनिस्ट्रीज। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब किसी एक स्टेट में से हाईवे निकल गया, ठीक है, अब एक हाईवे के निकलने से कितनी कनेक्टिविटी जो है उस एरिया की मार्केट के साथ हो जाती है, जिस प्रोड्यूस को वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं मार्केट में ले जाऊंगा, रोड हेड तक कैसे लाएं, वहाँ से शहर में कैसे लेकर जाएं, उसके लिए आपको सड़क मिल गई कि आपके खेत के पास से सड़क जा रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो भी मैटर करती है एग्रीकल्चर के लिए, केवल वो सिंचाई वाली या बीज वाली या लैंड वाली नहीं मैटर करती। भंडारण में कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर गई, देश में बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस बने, रोड्स में कितनी गई, मंडियों की इस्टेब्लिशमेंट में जो है कितनी गई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अक्रॉस दी सेक्टर्स होती हैं काफ़ी, तो उसको आप अकेले स्टेट एक सेक्टर के बेनिफिट से कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। सर कुछ फार्मर्स का ऐसे कहना था कि उनको वेयर हाउसेस में रखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो अगर वेयर हाउसेस के नंबर बढ़ जाएंगे तो शायद उनको थोड़ा इजी पड़ जाए वो करना चीज़। नंबर के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यदि जो वहाँ पर वॉल्यूम जो है रखने का बढ़ जाए तब भी रेट कम हो जाएगा। जब बहुत बड़े एक वेयर हाउस में 2-4 लोग ही रखेंगे तो बिजली का खर्चा और सारे नहीं, जब उनका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ना कि भाई उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो
तो उसका जब वो ज़्यादा यूज़ होने लगेगा तो उससे अपने आप खर्चा थोड़ा कम रखेंगे स्टोर वाले। Next up, 15 days back I was discussing with Commissioner Horticulture जी regarding cool chain and cool chambers. जी जी। So उनके एस्टिमेट से भी जो है कि कमी है हाँ हाँ फील्ड में। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई आपने सजेशन किया है सर? नहीं, हमने तो यही कहा कि भाई आप यदि उनसे पूछो कोल्ड चेन वालों से आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। अब कई बार वो ये आपको तर्क देंगे कि जी मंडी से प्रोड्यूस खरीदना, उसकी क्वालिटी नहीं होती जिस तरह का हमें चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन यदि आप कोल्ड चेन वालों को ये को आप डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकते हो, उस एरिया में जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, फ्रेशनेस मेंटेन रहेगी, बीच में से इंटरमीडिएट अननेसेसरी का चला जाएगा। तो ये जो मार्केट रिफॉर्म और रेगुलेशन बिना मतलब के हैं, इनको हटाना ये बहुत चीज़ों के लिए मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, इन सब के लिए मैटर करता है। तो अभी पीछे आपने सुना होगा कि हिमाचल में अडानी ग्रुप वहीं एप्पल लेकर उन्होंने कोई पैसा भी नहीं खर्चा, वहीं उसको रखा क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही वहाँ इतना ठीक रहता है। तो एक कोल्ड चेन एप्पल की वहाँ डेवलप हुई। यदि आप उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते, नहीं आप नहीं इनसे एप्पल खरीद सकते, एप्पल को तो पहले आना होगा दिल्ली मार्केट में, वहाँ से आप खरीदोगे तो वो पहले दिल्ली मार्केट में आएगा, वहाँ से फिर वो वापस उसको कोटखाई लेकर जाएगा जहाँ टेम्परेचर ऐसा होता है। तो यदि आप डायरेक्ट उनको अलाउ कर दो कि आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, लोकलाइज जहाँ से भी कि आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं फार्मर से, तो आप देखोगे कि ये इस तरह की चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। सर, और गवर्नमेंट का की इंटरेस्ट है टू इनकरेज प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अगर आ जाते हैं इसमें, तो हम सीड क्वालिटी, प्राइसेस, इन सब पे कैसे चेक रखेंगे इतना? सभी चीज़ों पे चेक कंपटीशन से होते हैं। हम भी कभी कोई सामान खरीदते हैं, यदि वहाँ एक ही दुकानदार होगा तो कभी भी हमें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देगा। 2 हो गए क्वालिटी इंप्रूव होगी, 3 हो गए और क्वालिटी इंप्रूव होगी, 4 हो गए और क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा ही सोचना कि यदि प्राइवेट सीड को हमने सीड का दे दिया तो वो तो लूटने लगेगा। लूट को चेक करने के लिए कंपटीशन है। अब इतना बड़ा परिवर्तन जो आया, 2 क्रॉप्स की, मेजर क्रॉप्स की एग्जांपल है पिछले 15 साल में इंडिया में, एक कॉटन दूसरी मेज, और दोनों ही प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है। अभी आप नॉर्थ बिहार का कभी केस स्टडी करिए कि नॉर्थ बिहार में एक कॉर्न रेवोल्यूशन आ गया। इतनी ज़्यादा मक्का वहाँ पैदा हुई है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से सीधे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री तो पोल्ट्री इंडस्ट्री तो है ही अपने कंट्री की, साथ में मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। वो सारा ही जो सीड है उसका मुझे ये लगता है कि 80-90% प्राइवेट जो है उन्होंने उनको डेवलप करके दिया है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो हर जगह हर चीज़ मुहैया नहीं करा सकता। मैं इस चीज़ में कन्विंस्ड हूँ कि पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए, प्राइवेट भी होना चाहिए, और दोनों को आपस में कम्पीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट को रखो पब्लिक को बंद कर दो, पब्लिक को रखो प्राइवेट को बंद कर दो, ऐसा नहीं है। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप एयरलाइन देख लीजिए, आपस में कंपटीशन है तो रेट कैसे, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे इस देश के नागरिक बहुत से कि हम भी बाई एयर ट्रैवल करेंगे। और इसी तरह आप टेलीफोन के रेट देख लीजिए कि हमारे अब 8-10 ऑपरेटर हैं और उनमें इतना कंपटीशन है कि फ्री में भी मिलने लग गया, इस तरह की चीज़ें होने लग गई। तो ये चीज़ें कंपटीशन से आती हैं, और यदि कोई गलत टेंडेंसी होती है तो रेगुलेशन इसीलिए बना है, रेगुलेशन उसको चेक करे कि ये सीड क्वालिटी का नहीं है। तो इतनी डिमांड है सीड की कि अकेला पब्लिक सेक्टर नहीं उसको मीट कर सकता। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमने कई बार कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की स्टडीज़ में देखा है, जितनी ज़्यादा प्राइस सीड के लिए दी होती है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और इनकम होती है, क्योंकि उसी से वो क्वालिटी होती है। हो सकता है कहीं कॉटन का पैक जिसकी प्राइस 800 होनी चाहिए 1000 होगी क्योंकि कंपटीशन नहीं था। तो ये चीज़ें उसको प्राइस को एक जेन्युइन लेवल पे लाना, ये कंपटीशन से होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपके एग्रीकल्चर के ऊपर है, जीरो हंगर, आपका गुड हेल्थ, इन चीज़ों के बारे में उसमें जो ये
जीरो हंगर है। अब इसमें कई हमने इसको एनालाइज किया कई एंगल से कि अब इंडिया नेट एक्सपोर्टर है। लोग इस चीज़ को कई लोग नहीं जानते कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर है फूड का, और एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से डबल है। और इंडिया अपनी 10% प्रोडक्शन राइस की एक्सपोर्ट करता है और दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। तो इस सिचुएशन में हमारे यहाँ अभी भी हंगर क्यों है? 2 कारण हो सकते हैं। एक तो है कि कुछ लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसको ये दोनों फ्रंट पे कि भाई जैसे पीडीएस तो हमारा है ही है, तो जो मिड डे मील है उसको और कैसे स्ट्रेंथन करें। अब नीति आयोग में एक और नए मेंबर आए हैं मेनली न्यूट्रिशन और हेल्थ को एड्रेस करने के लिए। डॉक्टर पाल जो एम्स में डॉक्टर थे, बच्चों के यूनिट के इंचार्ज थे, उनका मेन गोल यही है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन को एड्रेस करना। वो एक गंभीर विषय इसलिए है कि जब हमारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो रही है तब उस रेट से उसमें कमी क्यों नहीं आ रही। थोड़ा सा कुछ लोगों का ये भी था कि भाई उसका एक कारण ये है कि स्वच्छता, कि हम ओपन डेफाकेशन करते हैं, उसी पे मक्खियाँ बैठी, इन्फेक्शन हुई, ये हो जाता है। वो भी एक वर्क हो रहा है। तो ये इंटेग्रेटेड अप्रोच है टुवर्ड इस तरह की चीज़ों के लिए कि एडिक्वेट फूड पैदा करना, रीजनेबल प्राइस पे उसको उपलब्ध कराना, और जो लोग उसको नहीं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो मिड डे मील में अब केवल वही एक ही चीज़ नहीं मिलती, तरह तरह की चीज़ें। स्टेट्स को ऑप्शन है कि आप इतने पैसे से कुछ भी दे सकते हो मिड डे मील में। कुछ उनको पैसे मिलते हैं डेली पर बच्चा 7 रुपये या जो भी है वो अमाउंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ उसको गेहूं का दलिया ही बना कर देना है। आप चाहे उसमें अंडा दे दें, चाहे उसमें दूध दे दें। तो ये इस तरह की इंटरवेंशन है बच्चों के लेवल पे और ओवरऑल लेवल पे, और डिवर्सिफाइड फूड इनटेक उनकी ओर से इन सभी के थ्रू है उसका, प्लस ये जो ओपन डेफिकेशन। अभी एग्रीकल्चर में उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो अपना बायोफोर्टिफिकेशन का चल रही रिसर्च आजकल उसी में बेस्ड है, उसमें भी है। और कुछ और भी डिस्कशन उसमें कर रहे हैं कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें न्यूट्रिशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज की जाए। ऑलरेडी कुछ क्रॉप्स में कुछ अचीवमेंट्स हो गई हैं। अब बीट की कुछ वैरायटी आ गई जिनमें जिंक काफ़ी हाई होता है। और इसी तरह कुछ दिन पहले हमने नीति आयोग में एक मीटिंग की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वालों को भी बुलाया, सभी को, और हमने ये सिफारिश की है कि मिलेट्स को पब्लिक पीडीएस में लाया जाए। मिलेट्स की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बेटर होती है कंपेयर टू जो हमारे राइस और वीट हैं। इनसे बाजरा, रागी, सोरगम और कई जगह अलग अलग नाम से स्मॉल मिलेट्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बेटर होती है। इसी तरह बीट में एक फाइटेट कंटेंट होता है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जो कि बहुत कम होता है उसमें। तो पर्पज़ ये नहीं है कि बीट और राइस को रिप्लेस करना, ताकि लोग एक डाइवर्सिफाइड डाइट लें कि उनकी जो पीडीएस है उसमें 15% 20% इनकी मात्रा भी शामिल हो जाए। तो वो भी एक अटेम्प्ट है कि आप पीडीएस में, हमने ये कहा है अपनी सिफारिश में कि मिलेट्स को भी कंसिडर किया जाए, और अब आगे फिर कंसर्न मिनिस्ट्री उसको देखेंगी कैसे उसको किया जाए। तो एक मल्टी प्राउंड स्ट्रेटजी टाइप है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ये बहुत कम्प्लेक्स इशू है, ये पॉवर्टी से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसीलिए इंडिया में जो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन है मच लोअर देन रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पॉवर्टी रिडक्शन, क्योंकि ये कम्प्लेक्स इशू है। ओके सर, और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के एजेंडा में अपनी VNR प्रेजेंट किए अभी जुलाई 2017 में, तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मैं कहूँगा हमारे यहाँ वो जो इसको देखते हैं अनिल जैन जी, आप उनसे बात करें। मैं उसके जो गोल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उसमें अपना इनपुट उनको देता हूँ, जैसे जीरो हंगर और कुछ सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।